Good morning, guys. Myself Niketan Kapse. Today we are discussing about the second lecture of our gravitation chapter. In the next lecture, we discussed about the introductory portion of the planetary motion. That means just introduction related with the gravitations, but we focused on the motions of the planet which is present around the sun. So today we directly start with our chapters. That is, first topic related of our chapter, it is nothing but the introduction. We see on that board the four greatest scientists related with the gravitations as well as the planetary motions. They provided such tremendous knowledge or huge knowledge to our society. The first one, that is name of that a great scientist, that is the Galileo. We know all about the Galileo, but just I am right here, that is the two ball theory. ये गैलीलियो पहले साइंटिस्ट थे कि जिन्होंने एक्सपीरियंस किया ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये ऑब्जेक्ट्स हमारी जो अर्थ है उस अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले इन्होंने एक्सपीरियंस किया। जब इन्होंने एक्सपीरियंस किया तो उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च करने की ठानी। कुछ पॉइंट्स खुद के लिए या हमारे सोसाइटी के लिए एक्सप्लेन करने की कोशिश थी। उसी के अंदर उन्होंने क्या किया कि एक अलग अलग मासेस के कुछ ऑब्जेक्ट्स लिए और एक लर्निंग टावर ऑफ पीसा, उसके टॉप से उन्होंने क्या किया, ये जो दो ऑब्जेक्ट थे, इस दो ऑब्जेक्ट को सेम टाइम पे उन्होंने वहां से फॉल कर दिया, छोड़ दिया। जब उन्होंने वो जो दो ऑब्जेक्ट थे, दो ऑब्जेक्ट को जब उन्होंने जमीन पे कुछ सर्टेन हाइट से छोड़ दिया तो उन्होंने महसूस किया कि भले ही ये दो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों का वेट अलग है, बट दोनों जो सर्टन हाइट से ड्रॉप किए गए हैं वो तो हाइट सेम है। और जब उन्होंने देखा कि ये जब अर्थ के सरफेस के ऊपर आ रहे थे तब दोनों का जो एक्सेलरेशन था, जो दोनों का जो मोशन था, दोनों का जो स्पीड था, वो स्पीड सेम थी। और उसी के बाद उन्होंने ऐसा कहा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे उसके मासेस अलग हो, बट वो एक सर्टन स्पीड से, सर्टन हाइट से अगर आप उसको ड्रॉप करते हो तो जब वो जमीन पर आएंगे, मतलब जब अर्थ सरफेस पर आएंगे, तो उन दोनों ने जो टाइम लिया हुआ है वो टाइम सेम, किसी भी प्रकार का डिफरेंस वो दोनों के बीच में नहीं है। फिर जो सेकंड वन साइंटिस्ट थे उनका नाम है आर्यभट्ट। इट इज अ ग्रेटेस्ट इंडियन एस्ट्रोनॉमर और फिजिसिस्ट। इन्होंने क्या किया, बहुत ही ज्यादा रिसर्च किया मून को लेकर, अर्थ को लेकर, इस सन को लेकर। जब इन्होंने रिसर्च किया तो इनका जो सारा का सारा रिसर्च था वो रिसर्च इन्होंने एक आर्यभट्टा नाम की उनकी बुक में लिखा। उस बुक के रेफरेंस से
हमें ऐसा पता चला है कि ये जो मून होता है, ये मून हमारी अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट होता है। सिमिलरली हमारी जो अर्थ है, ये अर्थ सन के सराउंडिंग एक सर्कुलर ऑर्बिट में, या जो कोई भी ऑर्बिट उन्होंने उस टाइम बताया गया है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन से ऑर्बिट में वो रोटेट होती है। और ये जो अर्थ है ना, ये अर्थ खुद के ओन एक्सिस में भी सेल्फ रिवॉल्व होती है। ये आर्यभट्ट जी ने बताया। फिर आर्यभट्ट के हजारों साल बाद, 1000 years आफ्टर, टाइको ब्राह और जोनस केपलर्स ने एक इस रिसर्च को लेके कुछ स्टडी करने की कोशिश की। जब इन्होंने स्टडी की, जब ये स्टडी कर रहे थे, तो सडनली ये जो टाइको ब्राह है, इनका डेथ हो गया। और उनका डेथ होने के बाद उनकी जो रिसर्च पेपर थी, या उनकी जो रिसर्च थ्योरी थी, वो रिसर्च थ्योरी सब किसको मिल गई? जोनासन केपलर्स को मिल गया। इसकी बहुत ज्यादा स्टोरी है, मैं आपको बताऊंगा, सेपरेट वीडियो के अंदर बताऊंगा मैं। तो ये जो टाइको ब्राह है, इनके सब थीसिस, सब रिसर्च थ्योरी किसको मिल गई? जोनास केपलर्स को मिल गई। और जोनास केपलर्स ने खुद की कुछ रिसर्च से और इनके कुछ रिसर्च मटेरियल से उन्होंने केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन का रिसर्च किया, उसको इंट्रोड्यूस किया। जब उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया, जब वो इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे, तो उनको एक बात पता चली कि ये जो प्लैनेट्स है ना, अर्थ हो गया, उसके बाद जुपिटर हो गया या सैटर्न हो गया, ये जो प्लैनेट्स है ना, ये प्लैनेट्स न्यूटन्स ने जो लॉ बताए हुए हैं उसको ओबे करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। जब उनको पता चला, या उनका जब रिसर्च ये एक्सेप्टेड कर दिया गया, तब इन्होंने क्या किया कि ये जो लॉ है, इस लॉ को पब्लिश किया। सबसे पहले ये जो केपलर्स है साइंटिस्ट, इन्होंने पहले 2 लॉ बताए, और उसके बाद कुछ 10-1 साल के डिफरेंस के बाद तीसरा लॉ उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। तो आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो इसी को लेकर हमें आगे चलना है। दैट इज कॉल्ड एज द केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। और अब हम देखेंगे कि ये जो केपलर्स है, ये केपलर्स महाशय ने प्लैनेटरी मोशंस को लेकर क्या क्या बताया है। तो चलो देखते हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। Now we are at the point of Kepler's law of planetary motions. अब मैंने आपको बताया कि ये जो केपलर्स है, जोनासन केपलर्स, इन्होंने प्लैनेटरी मोशंस को लेकर 3 लॉ इंट्रोड्यूस किए हैं। इन्होंने क्या किया कि जो प्लैनेटरी मोशंस है, उसको डिस्क्राइब करते हुए उन्होंने बताया कि हमारे जो भी प्लैनेट्स हैं, या जितने भी प्लैनेट्स हैं, ये प्लैनेट्स सन के अराउंड रोटेट करते हैं। उसी को डिस्क्राइब करते हुए उन्होंने ये जो 2 पहले वाले जो लॉ है, दैट इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ ऑर्बिट और लॉ ऑफ एरिया, ये दोनों लॉ को सन 1906 में इंट्रोड्यूस किया गया है। आई थिंक 1906 नहीं, 1609 में इसको इंट्रोड्यूस किया। और जो तीसरा वाला जो है ना, ये वाला लॉ ऑफ पीरियड,
इसको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया 1619 में। गलती हो गया था, 1609 लिखने के अलावा हम लोगों ने 1906 लिख दिया था। 200 साल भैया बहुत हार्ड हो जाता। चलिए, तो ये जो 1609 है या 1619 है, मैंने आपको बताया कि ये जो दो पहले लॉ है, ये सबसे पहले उन्होंने इंट्रोड्यूस किए, फिर उसके बाद उन्होंने एक्सप्लेन किया 1619 में लॉ ऑफ पीरियड। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये जो लॉ है, इट इज अ कॉन्ट्रोवर्शियल कि भाई इसको किसका नाम दिया जाए, ये सही में केपलर्स के है या टाइको ब्राह के है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो लॉ जो केपलर्स ने बनाए हुए हैं, ये लॉ, इसकी जो सब थ्योरी है, इसका सब जो डेटा है, वो डेटा लिया गया है टाइको ब्राह के रिसर्च बुक से। मतलब पूरी मेहनत किसने की? टाइको ने की। ये जो थ्योरी है, उनका जो भी डेटा था, उनके जो थीसिस पेपर थे, ये सब टाइको ब्राह के थे। टाइको ब्राह के बाद वो सब डेटा किसको मिल गया? केपलर्स को मिल गया। और इन केपलर्स ने थाउजेंड्स ऑफ डे या बहुत दिनों तक इसका ऑब्जर्वेशन किया कि ये जो रूल्स उन्होंने बताए हैं, ये जो थ्योरी उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी खुद के रिसर्च पेपर के अंदर, ये सही है या नहीं है, इस सब का ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया। और ऑब्जर्वेशन करने के बाद खुद के कुछ लॉजिक से या खुद के कुछ स्टडी से उन्होंने इस 3 लॉज को इंट्रोड्यूस किया। अब ये जो 3 लॉ है, इस लॉ को हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। अब स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, मतलब एक के बाद एक इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। हो तो आज के लेक्चर में ही इसको एक्सप्लेन करेंगे, नहीं तो जो दूसरा और तीसरा लॉ है उसके लिए हम लोगों को दूसरा और लेक्चर लेना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि ये जो लॉ ऑफ ऑर्बिट है, इसको समझते हैं। अब लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या होता है? देखो, लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या है? इस लॉ ऑफ ऑर्बिट में हमें यह बताया गया है कि ये जो सन है ना, सन, सूरज, जिसको हम कहते हैं मराठी में उसको सूर्य बोलते हैं, ये जो सूरज है ना, ये सूरज एक सेंटर में है, ऐसा यहाँ पे कहीं तो सेंटर में है, और ये सूरज बाकी के जो प्लैनेट्स है लाइक दिस, ये तो इलिप्टिकल ऑर्बिट हो गया। ये कौन सा ऑर्बिट हो गया? इलिप्टिकल ऑर्बिट। इसको मैं और क्लियर निकालने की कोशिश करता हूं। सन जो है, सन, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट के ये यहां पे सेंटर में है। इलिप्टिकल ऑर्बिट के सेंटर में सन है। इसको हम नाम दे देंगे, यहाँ पे इसको हम ऐसा उतार देंगे, ये हो जाएगा आपका O, सेंटर में है। ओके, अब सेंटर में है तो ये वाला एक पॉइंट आएगा, ये वाला एक पॉइंट आएगा। तो ये जो पॉइंट्स है ना, इसको भी हम लोग नाम दे देते हैं। इसको हम नाम ले लेंगे P, सॉरी, इसको नाम दे देंगे हम A, इसको नाम दे देंगे हम M, इसको एक नाम दे देंगे N। अब ये जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है, हमारे जो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स मूव्स इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। देखो, मैंने आपको बताया था कि मैं ऑर्बिट का नाम नहीं बताऊंगा अभी तक, लेकिन अब ये लॉ जो है ना, वो लॉ हमें एक्सप्लेन करना होगा। तो उसके अंदर पहला ही स्टेटमेंट आता है कि ऑल द प्लैनेट्स, यहाँ पे मैं ऑल लिख लेता हूं, चलो, ऑल प्लैनेट्स मूव्स इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन। ये जो सन है ना, इस सन के अराउंड में सारे के सारे जो प्लैनेट्स है हमारे, वो प्लैनेट्स
मूव करते हैं। ये दो पॉइंट्स बुक्स में दिए गए हैं, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे उसको देखना नहीं है, जरूरत नहीं है उसकी। ओके, यहाँ पे क्या लिख दिया हम लोगों ने कि ऑल दो प्लैनेट्स जो है, जो कि सन के अगल बगल है, बोले तो हम उसको बोलते हैं सौर मंडल। इस सौर मंडल में जितने भी प्लैनेट्स है ना, वो प्लैनेट्स सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में रोटेट होते हैं, मूव होते हैं। और ये जो हमारा सन है, विथ द सन इज द वन ऑफ द फोसी। ये जो सन है ना, सन एट द वन ऑफ द फोसी। फोसी माने सेंटर होता है। फोसी क्या होता है? सेंटर होता है। फोसी ऑफ द इलिप्स। चलो इसको और ज्यादा डिटेल्स में समझ लेते हैं। ओके, देखो कहां पे अगर कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक आती है तो निग्लेक्ट इट। यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों को। तो मैंने क्या कहा कि जो लॉ ऑफ ऑर्बिट है ना, ये लॉ ऑफ ऑर्बिट हमें ये बताता है कि हमारा जो प्लैनेट्स है, अर्थ हो गया, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, व्हाटएवर में भी जितने भी प्लैनेट्स हैं, ये जो प्लैनेट्स है ना, ये प्लैनेट्स सन के साइड में या सन के सराउंडिंग में मूव्स होते हैं, रोटेट होते हैं। और उनका जो रोटेशन होता है विच इज इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट, कौन से ऑर्बिट में है? इलिप्टिकल ऑर्बिट में ये रोटेट होते हैं। और इसके ऊपर जो सन है हमारा, वो सन कहाँ है? इट इज एट द सेंटर, इट इज एट द सेंटर। और इसको हम लोग और अगर हमारे लैंग्वेज में समझना चाहते हैं ना, भैया ये सब वो सबका बॉस है, बॉस। ये जो सन है ना, ये सबका क्या है? बॉस है। और ये इन सब के ऊपर नजर रखे हुए, खुद तो नहीं घूमेगा, सबको घुमाएगा। आगे समझ में? खुद घूमेगा क्या? नहीं घूमेगा, सबको घुमाएगा। और सबको घुमाते वक्त एक पर्टिकुलर लॉस के, पर्टिकुलर रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए वो रोटेट करेगा। अब ये जो एक्सिस है, ये यहां से लेकर यहां तक, ये वाला PA, इसको कहा जाता है मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस कहा जाता है। और ये O से लेके A तक जो है ना, O से लेके A तक, दैट इज कॉल्ड एज द सेमी मेजर एक्सिस। ये हमें बहुत काम में आने वाली चीज है, इसको ध्यान में रखो, सेमी मेजर एक्सिस। उसके बाद ये जो है M से लेके N तक, M से लेके N तक, इट इज कॉल्ड एज द माइनर एक्सिस। ये क्या है? हमारा माइनर एक्सिस है। उसके बाद O से लेके N तक या O से लेके M तक, O से लेके M तक कंसीडर करो या O से लेके N तक कंसीडर करो, इट इज अ सेमी माइनर एक्सिस। सेमी माइनर एक्सिस। सिमिलरली उधर भी वैसा ही कंसीडर करना है मेजर एक्सिस के अंदर। तो ये था हमारा लॉ ऑफ ऑर्बिट। बहुत ही इजी है। लॉ ऑफ ऑर्बिट में हमें क्या लिखना है? इसका सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है। इस डायग्राम को एक्सप्लेन करते वक्त ये P से A कौन सा एक्सिस है? दैट इज कॉल्ड एज द मेजर एक्सिस। P से O हो गया या O से A हो गया, इट इज कॉल्ड एज द सेमी मेजर एक्सिस। और M से लेके N तक ये जो एक्सिस है दैट इज कॉल्ड एज द माइनर एक्सिस। फिर M से O हो या O से N हो, दैट इज कॉल्ड एज द सेमी माइनर एक्सिस। ओके, कुछ बुक्स में थोड़ा बहुत चेंज दिया होगा, लेकिन इसको इसी तरह से हम लोग कहते हैं, इसको इसी तरह से डिस्क्राइब किया जाता है। लॉ ऑफ ऑर्बिट हमें क्या बताता है कि सिंपल, ऑल द प्लैनेट्स मूव्स अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। और ये जो सन है ना, ये सन इन सब का क्या है? सेंटर्ड है। सन क्या है? इन सब का सेंटर है। ये था हमारा फर्स्ट लॉ। अब हम लोगों को देखना है हमारा सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है उसको हम लोग आगे देखेंगे। सेकंड लॉ को एक्सप्लेन करने के पहले मैं बुक से कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूं। मानो ये जो है ना, ये
ए है, ये भी क्या है, ए है, तो हमारा जो सेमी मेजर एक्सिस होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 2a। सिमिलरली ये b है, ये b है, तो माइनर एक्सिस की वैल्यू क्या होगी, ये मेजर एक्सिस की होगी, तो माइनर एक्सिस की क्या होगी, 2b। क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक हमें उसका क्या लेना है, डिस्टेंस लेना है। सिमिलरली यहां से यहां तक उसका डिस्टेंस लेना है, तो सेमी मेजर एक्सिस क्या हो गया, a हो गया, सेमी माइनर एक्सिस क्या हो गया, b हो गया। ये सिंपल पॉइंट्स मैं भूल गया था जो मैंने आपको अभी बताया है, इसको समझो, मैं तो फिर बुक देख के बोलोगे सर ये 2a क्या है, सर ये 2b क्या है, और कमेंट्स में फिर क्वेश्चंस करोगे। कमेंट्स में क्वेश्चन करो, लेकिन इसको छोड़ के करो। अब मैंने ये पढ़ा दिया ना आपको, दैट्स गुड। चलो अब क्या करते हैं हम लोग, ओके, अब हम क्या करते हैं, सेकंड वन पॉइंट देखते हैं, दैट इज सेकंड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ एरिया। बच्चों ये थोड़ा सा इजी और थोड़ा सा पेचीदा ऐसा ये लॉ है। अब ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ क्या कहता है वो तो बाद में देख लेंगे बच्चों, पहले इसको समझ लेते हैं। अब देखो यहां पे तो हमारा एक सन है, ये इसके सेंटर में सन है, बराबर है। पहले लॉ में हमने यही बताया था कि सन इज अ वन काइंड ऑफ द फोसी, दैट मीन्स इट इज अ वन काइंड ऑफ द सेंटर्स। अब यहाँ पे मानो एक प्लैनेट है, कोई भी प्लैनेट पकड़ लो, जुपिटर पकड़ लो, अर्थ पकड़ लो, कोई भी एक। अब ये जो प्लैनेट है ना, इट इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस आर, एक आर के पॉइंट से वो हम लोगों को यहाँ पे सिचुएटेड मिल रहा है, बराबर है। अब यहाँ पे ये तो सिचुएटेड हम लोगों को मिल गया, तो ये जो सन होता है और ये जो पर्टिकुलर हम लोगों ने एरिया जो कंसीडर किया है, इस एरिया को ट्रैवल करने के लिए उस प्लैनेट को जो टाइम लगता है ना, वही टाइम एज कंपेयर टू इस एरिया को भी लगता है। मतलब इसके जो छोटे छोटे एरिया होते हैं इस सन को लेकर, उस एरिया को ट्रैवल करने के लिए प्लैनेट को जो टाइम लगता है वो कांस्टेंट होता है। इसलिए ये लॉ क्या कहता है कि जो लाइन है जो कि सन और प्लैनेट्स को ज्वाइन कर रही है, कनेक्ट कर रही है, ये स्वीप्स इक्वल एरिया इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये स्वीप करती है इक्वल एरिया, लेकिन इसका एरिया कैसा होता है ये देखो बच्चों। अब आप लोग ये डायग्राम देख रहे हो, इस डायग्राम के अंदर अगर आप प्रॉपरली देखोगे तो ये जो एरिया है, ये वाला एरिया फर्स्ट वन, ये एरिया एज कंपेयर टू दिस एरिया कैसा है, डिफरेंस है, कैसा है, डिफरेंट है। ये एरिया आपको थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, ये एरिया छोटा सा दिख रहा है हम लोगों को, लेकिन सिर्फ एरिया की बात हो रही है। इस एरिया को ट्रैवल करने के लिए प्लैनेट को जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम इस एरिया को लगेगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे कोई एरिया ले लो लाइक दैट, इस एरिया को भी उतना ही टाइम लगेगा, इस एरिया को भी उतना टाइम लगेगा। मतलब क्या है, मतलब सिंपल है कि सन जो है इसके अराउंड जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं वो खुद के एरिया को, बोले तो खुद का एरिया ने, छोटा छोटा जो एरिया होता है, स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, और क्या है इसके अंदर, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि केप्लर्स ने क्या प्रूफ किया था सेकंड लॉ के अंदर, अगर कोई प्लैनेट सन के नजदीक हो तो उसको यहां का स्पीड ज्यादा होता है, उस प्लैनेट का स्पीड कैसा होता है, ज़्यादा होता है, और इस जगहों पे प्लैनेट का स्पीड कम होता है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो स्पीड कम ज़्यादा रहने दो, उसके अकॉर्डिंग एरिया भी बदल रहा है ना। यहाँ पे स्पीड कैसा है, ज़्यादा है, एरिया कैसा है, ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन। यहाँ पे स्पीड कैसा है, कम है, एरिया कैसा है, कम है। मानो ये एरिया ट्रैवल करने के लिए अगर किसी प्लैनेट को 10 मिनट लग रहे हैं तो सिमिलरली ये एरिया ट्रैवल करने को कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट ही लगेगा। लेकिन एरिया कैसा है, कम जाता है, एरिया कैसा है, कम जाता है। चलो अब इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं हम लोग। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या है कि ये जो सन है, सन सेंटर में है, सन कहाँ है, सेंटर में है, तो मतलब सन कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द सेंट्रल फोर्स। कौन सा फोर्स, सेंट्रल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ओके, ये F है, ये P है, और यहाँ पे ये इसको परपेंडिकुलर है, ये R को भी परपेंडिकुलर है। वाई R, बिकॉज R इज द रेडियस।
अब हम लोग क्या करते हैं कि एक एरिया है जो कि प्लैनेट ने स्वेप्ट किया है, प्लैनेट का मास यम है, और उसको उस एरिया को स्वेप्ट करने के लिए जो टाइम लगा है वो टाइम है डेल्टा टी। कितना टाइम लगा है? डेल्टा टी। टाइम किसका है? ये उस प्लैनेट को स्वेप्ट करने के लिए, स्विप करने के लिए लगा हुआ टाइम है। तो डेल्टा ए कैसा निकलेगा? डेल्टा ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू वेक्टर आर इंटू वी इंटू डेल्टा टी। अब बोलोगे सर ये कैसा आ गया? भैया ये देख लो ना एक बार क्लियरली, ये क्या है? एक ट्रायंगुलर शेप है। कैसा है ये? एक ट्रायंगुलर शेप है, मतलब उसने एक ट्रायंगुलर एरिया ट्रैवल किया है। तो ट्रायंगुलर एरिया ट्रैवल किया है तो क्या आएगा? डेल्टा ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू वेक्टर आर इंटू वी इंटू डेल्टा टी। इतना तो आएगा, बराबर है। अब मैं क्या कर लेता हूं, इस डेल्टा टी को इधर ले लेता हूं। क्या होगा? डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2 इंटू आर इंटू वी। और ये आर इंटू वी क्या होता है? आर इंटू वी होता है लीनियर मोमेंटम। सॉरी, ये आर इंटू वी नहीं होता है। अब सॉरी, गलती हो गया। अब लीनियर मोमेंटम को देखते हैं। चलो ठीक है, सॉरी गलती। लीनियर मोमेंटम को देखते हैं। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। और फिर लीनियर मोमेंटम को, चलो मैं डायग्राम मिटा देता हूं यहां पे। ओके, अब लीनियर मोमेंटम को मैं कैसा लिख सकता हूं? ये जो P है, P इज इक्वल टू, यहां पे लिख लेता हूं, P इज इक्वल टू क्या आया था? m इंटू वी आया था। तो v इज इक्वल टू क्या होगा? P डिवाइडेड बाई m। तो मैं जो ये वाला v है इसको रिप्लेस कर लेता हूं, तो क्या आएगा? डेल्टा a डिवाइडेड बाई डेल्टा t इज इक्वल टू 1/2 इंटू आर इंटू पी बाई एम। यहां पे गलती हो गया था, यहां पे गलती हो गया था, ठीक है। अब ये जो r क्रॉस p है, आर क्रॉस पी क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है। क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम विच इज डिनोटेड बाय दी एल, वेक्टर एल। तो इसको मैं रिप्लेस कर लेता हूं, डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई ट्वाइस यम। तो मैंने क्या बताया था बच्चों? मैंने सिंपली आपको बताया था कि ये जो सेंट्रल फोर्स को एक्सपीरियंस करता है ना हमारा सन, सूरज, ये जो सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स के अंदर आपका जो एंगुलर मोमेंटम होता है, वो एंगुलर मोमेंटम कैसा होता है? कंजर्व होता है। कैसा होता है? कंजर्व होता है। दैट मीन्स ये जो एंगुलर मोमेंटम है, इस एंगुलर मोमेंट को लेकर एक बात यहां पे क्लियर होती है कि ये जो सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स के अंदर आपका जो एंगुलर मोमेंटम है, वो एंगुलर मोमेंटम कैसा है? कंजर्व्ड है। कैसा है? कंजर्व्ड है। दैट मीन्स L बाई ट्वाइस m इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब क्या हो गया? डेल्टा A डिवाइडेड बाई डेल्टा T इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये क्या हो गया? डेल्टा A डिवाइडेड बाई डेल्टा T इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। तो मुझे बताइए कि अपना लॉ क्या था? लॉ क्या कह रहा था? लॉ तो यही बता रहा था कि जो लाइन है सन को और प्लैनेट को कनेक्ट करने वाली, इट इज कंप्लीटली एन इमेजिनरी लाइन। ऐसा तो नहीं है कि ऐसी लाइन खींच ली वहां पे, चूना वाना डाल के ऐसी लाइन खींच तो नहीं सकते ना हम लोग वहां पे। तो ये जो इक्वल एरिया बनाता है ना, वो एरिया तो देखो, एरिया डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू दैट स्पीड। हम लोग स्पीड के हिसाब से एरिया देख रहे थे, लेकिन उस एरिया को, उसको ट्रैवल्स करने के लिए जो टाइम लगेगा वो कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये था हमारा सेकंड लॉ, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या बताया? डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी कैसा है? कांस्टेंट है। कैसा है? कांस्टेंट है। दैट मीन्स ये जो सेकंड लॉ है, ये लॉ क्या हो गया हमारा? यहाँ पे प्रूफ हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ, दैट इज द लॉ ऑफ पीरियड। क्या देखते हैं? लॉ ऑफ पीरियड। चलो देखते हैं। ये जो थर्ड लॉ है ना, इट इज अ वेरी इजी, सिर्फ 2 मिनट का लॉ है। तो ये लॉ क्या कहता है कि द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, मानो ये जो टी है ना, टी है हमारा टाइम पीरियड, जो कि आपके सैटेलाइट को, मतलब सन के सैटेलाइट को ट्रैवल्स करते वक्त किसी भी प्लैनेट का लिया गया है। ओके, ये जो टी है टाइम पीरियड है,
ओके ये क्या कह रहे हैं कि स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, ये हो गया स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड किसका, कोई भी प्लैनेट का जो कि सन के अराउंड है, ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसको प्रोपोर्शनल होता है, सेमी मेजर एक्सिस, दैट इज कॉल्ड एज द आर क्यूब, इसके क्यूब को लेकर, इट इज द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। अब इसको हम लोग समझते हैं, मानो ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये सन है, यहाँ पे हमारा क्या है, एक प्लैनेट्स है। अब ये इस प्लैनेट का यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है, इट इज कॉल्ड एज द सेमी मेजर एक्सिस, क्योंकि हम लोगों ने देखा था ये जो होता है ये सेमी मेजर सॉरी माइनर एक्सिस होता है, और ये जो क्या होता है ये मेजर एक्सिस होता है। यहां से लेके यहां तक ये क्या होता है, सेमी मेजर एक्सिस। तो मानो ये आर इसका सेमी मेजर एक्सिस है, और इसको इस कुछ भी ट्रेवल्स करने के लिए जो टाइम लग रहा है वो है टी, टाइम पीरियड। क्या लग रहा है, टाइम पीरियड। तो ये जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब को, इसको आर क्यूब को। ये हमारा थर्ड लॉ बता रहा है, और इसको हम लोग ऐसा लग सकते हैं टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये तो पता है भैया ये कैसा है, कांस्टेंट, अभी भी देखा था। तो फिर से इस लॉ को समझते हैं। लॉ क्या है, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड of a planet around the sun is proportional to the cube of a semi-major axis of the ellipse traced by the planets. Okay बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू, एंजॉय करो, लाइक करो, शेयर करो। हैव अ नाइस डे।